ज्यादातर केसेस में हम सोचते क्या है कि थिंक क्लियर करने का मतलब है कि हमें किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से ना गुजरना पड़े, हमें डायरेक्ट एक सॉल्यूशन पता हो। देखिए, डायरेक्ट एक सॉल्यूशन कभी नहीं होता। जो सॉल्यूशंस हमें सरल दिखते हैं वो सरल होते नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी और व्यक्ति ने उन पे काम किया होता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया होता है। तो इस एग्जांपल से हम समझ पाए कि क्लियर थिंकिंग रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियोज में किस तरह से क्लियर थिंकिंग जो है वो की जाती है। नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि जीवन में सही से और साफ साफ कैसे सोचा जाए। हाउ टू थिंक क्लियरली इन लाइफ। देखिए, हम सभी को लगता है कि हम जीवन में बहुत अच्छा सोचते हैं, हम बहुत लंबा सोचते हैं, हम बहुत बढ़िया सोचते हैं, जब तक कि हमारा ये भ्रम टूट नहीं जाता और जो है हमारे सामने कोई समस्या खड़ी नहीं हो जाती। देखिए, एक कहावत है कि अवर इंटेंडेड एक्शंस ब्रिंग्स अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। मतलब हमारे सोचे समझे किए गए काम हमें, जो हमने नहीं सोचा होता, वो नतीजे देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम शायद परिस्थितियों को, स्थितियों को साफ साफ नहीं देख पाते। और जब भी हम किसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम जो है कुछ इमोशनल होके या किन्हीं फियर्स की वजह से या फिर गुस्से में कुछ ऐसे चीजें करते हैं या ऐसे एक्शंस करते हैं या ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि क्लियर डिसीजंस नहीं होते, जो कि डाउन द लाइन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद जो है वो कुछ अलग रिजल्ट देते हैं। जो सोच के हमने वो काम किया होता है वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो देखिए, इस विषय में आगे बात की जाए उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा और इससे हमें पता लगेगा कि साफ साफ सोचना क्या होता है। और फिर लास्ट में हम जाके ये भी देखेंगे कि क्या वो प्रोसेसेस हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर, जिनको हम अपने ध्यान में रखकर साफ सोच सकते हैं, क्लियर सोच जो है रख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे डिसीजन गलत नहीं होंगे या हमें हमेशा हमारा जो सोचा हुआ है वही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं वो कहानी है मिस्टर एनरिको फर्मी की। इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और फर्मी साहब जो थे वो उन्होंने फर्स्ट जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर था उसे इजाद किया था। और जो हमारा एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट है जिसे एटम बम हम कहते हैं कि एटम बम की क्रिएशन है, उसमें जो फिजिसिस्ट्स की टीम थी उनको एनरिको फर्मी ही लीड कर रहे थे। उनका क्या था कि देखिए, जब वो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो था उसे बना रहे थे तो आज से पहले तो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बना नहीं था, उनके पास कोई प्रोटोटाइप भी मौजूद नहीं था, न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है उन्हें यह भी पता नहीं था। तो उनके सामने प्रॉब्लम्स की पहाड़ थे कि किस प्रॉब्लम को पहले सुलझाया जाए और कौन सी चीज जो है वो काम करेगी या नहीं करेगी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि काम कोई चीज करेगी भी या नहीं करेगी। तो उन्हें हर एक चीज अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करनी पड़ी और उसके बाद उसका प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ा। फिर वो अगर बिगड़ गया तो उसके बाद उन्हें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, दूसरा प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ा। तो इस तरह से करते 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 उन्होंने बहुत दशकों तक ये काम किया और फिर अंततः उन्हें सफलता मिली फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करने में। जब भी आप किसी ऐसी समस्या के बारे में सोचते हैं जो कि आज से पहले जो है वो कभी आपके सामने नहीं आई है, या मान लीजिए साइंटिस्ट की कम्युनिटी में कभी नहीं आई है, तो वो इन समस्याओं को सुलझाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है फर्मी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। जैसे एनरिको फर्मी ने, उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में कोई पता नहीं था, कोई प्रोटोटाइप नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था, लेकिन उन्होंने टेस्टिंग की, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन किया। जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन किया और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को उठाकर सॉल्व किया। और जो जैसे जैसे सॉल्यूशंस मिलते गए उन सॉल्यूशंस को जोड़कर थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन मिलता गया, उससे थोड़ा और बड़ा सॉल्यूशन मिलता गया। और इस तरह से जब उन्होंने सारी एंटायरिटी में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि कैसे न्यूक्लियर फिजन से हमें एनर्जी मिल सकती है और बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है,
ये उन्होंने पहली बार करके दिखाया। तो वो कैसे किया? उन्होंने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, बांटा, और फिर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को ही फर्मी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का जो है वो नाम दिया गया। देखिए, जब भी कभी आप, मैं या हम में से कोई भी किसी प्रॉब्लम से फेस करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो है वो दुनिया में पहली बार हुई है। वो कई बार हो चुकी हैं वो समस्याएं। वो हमारे पेरेंट्स ने भी फेस की हैं, हम भी फेस कर रहे हैं, आगे भी फेस करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने अपने जीवन में वो समस्या जो है वो पहली बार फेस की है। अब जब कोई समस्या पहली बार आप फेस करेंगे तो उससे डील करने का आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। और ये भी एक जरूरी बात है कि जरूरी नहीं है कि आप उस समस्या को लेकर सबके पास जाएं, सबसे मशवरा लें, और आपको खुद भी पता नहीं है तो उसका प्रोसेस क्या हो, उसका सही प्रोसेस क्या होना चाहिए कि वो समस्या जो है वो आप सुलझा पाए। और इस फर्मी सॉल्विंग टेक्निक को जो है वो आज हम एक अपने असल जिंदगी के एग्जाम्पल से मिला के भी देखेंगे, कि कोरिलेट करेंगे कि कैसे असल जिंदगी में ये समस्याएं होती हैं और कैसे वो चलती हैं। तो चलिए, इस कड़ी में जो पहला प्रोसेस है वो हमें ये करना पड़ेगा कि आस्क द राइट क्वेश्चंस टू फाइंड द राइट आंसर्स। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं या क्लियरली थिंक करने लगते हैं तो हम समस्या का समाधान या क्लियर आंसर्स जानना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्लियर आंसर्स जानने के लिए हमें क्लियर क्वेश्चंस जो है वो जरूर करने पड़ेंगे। अगर हम क्वेश्चन सही नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम की तह तक, जड़ तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस है वही अधूरा रह जाएगा, हमें सही जवाब नहीं मिलेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आजकल ड्राइवरलेस कार्स की बात हो रही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ड्राइवरलेस कार्स जो हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, रोड्स पे हैं, टेस्ला कर रही है, गूगल कर रहा है, मेटा कर रहा है, अपना अपना ड्राइवरलेस कार्स की टेस्टिंग हो रही है और उनमें काफी प्रोग्रेस भी हो चुकी है। तो पहले ये सवाल पूछना कि क्या हमारे समाज को, ह्यूमैनिटी को ड्राइवरलेस कार्स की जरूरत है या नहीं है। देखिए, जहां तक अभी तक शोध हुआ है और जितना रिसर्च हो चुकी है और जो डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है, उसके मुताबिक अगर ड्राइवरलेस कार्स को सड़कों पे उतारा जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स से जो है वो बचा जा सकता है। और हमारे समाज को जितना समय खराब होता है किसी व्यक्ति का ड्राइव करके कहीं जाने पे, उतना वो समय जो है वो प्रोडक्टिव यूज जो है उस समय का कर सकता है और उसके पास समय जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और ड्राइवरलेस कार्स जो है एक्सीडेंट्स कम करती है क्योंकि तकनीक का सहारा लेती हैं और वो एक एवरेज ह्यूमन से ज्यादा बेहतर जो है कंप्यूटर वो उस कार को चला सकता है। ये उस रिसर्च में पता लग रहा है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इतना ही जाने कि समय बचेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, लोगों की जानें बचेंगी, तो ये सोच के लग रहा है कि हां, अगर ड्राइवरलेस कार्स आ जाएं मार्केट में तो उनसे जो ह्यूमैनिटी है, हम लोग हैं, हमारा समाज है, उन्हें काफी फायदा होगा। चलिए, ये हुआ पहला प्रोसेस कि आस्क द राइट क्वेश्चन टू फाइंड द राइट आंसर्स, कि हां, अगर हो तो ये बेहतर है। इस कड़ी में जो दूसरी बात है वो है ब्रेक डाउन द पजल और प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कि ठीक है, ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो सड़कों पे आ जानी चाहिए, उससे हमारा फायदा होगा। लेकिन जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को पीसेस में तोड़ेंगे, छोटे हिस्सों में बांटेंगे, तो हम पाएंगे कि ये इतना आसान नहीं है। इस तकनीक को इजाद करना और डेवलप करना एक अलग बात रही, इसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस होंगे, बहुत सारी इसकी असर पड़ेंगे डिफरेंट जगहों पे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ड्राइवरलेस कार्स सड़कों पे आ जाती हैं तो जो ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर्स या मान लीजिए टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनका रोजी रोटी ड्राइविंग से ही चलती है, जो ड्राइवरी का पेशा करके ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये हमने इस बड़े कॉन्सेप्ट को फर्मी प्रिंसिपल के तहत छोटे पीसेज में तोड़ के देखा कि एक समस्या हो जाएगी। फिर बात आती है कि अगर
ये समस्या होगी और काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या सरकार को क्या करना पड़ेगा उन्हें अल्टरनेट रोजगार देने के लिए। और अगर उन्हें किसी और इंडस्ट्री के लिए तैयार करना पड़ेगा तो उन्हें कौन सी ट्रेनिंग्स जो हैं वो आज देनी पड़ेंगी, ताकि जब ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो सड़कों पे आ जाएं तो वो किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट करके वो लोग जो उस वजह से इस तकनीक से बेरोजगार हो जाएंगे वहां पे शिफ्ट करके वो अपना रोजगार पा सकें। तो देखिए, ड्राइवरलेस कार एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके आने से देखिए जब हमने प्रॉब्लम्स को तोड़ना शुरू किया तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स देख पा रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार आने से हमें कहीं ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए अलग से बजट करना पड़ेगा। हो सकता है उन लोगों को कुछ समय के लिए, जब तक वो ट्रेनिंग में है या जब तक वो नया एम्प्लॉयमेंट नहीं पा लेते हैं, तब तक शायद उन लोगों को कुछ सस्टेनेंस अलाउंस देना पड़ेगा। अब भी हो सकता है कि कुछ लोग इस डेवलपमेंट को, इस रिसर्च को या ये जो नई जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरह से जो है वो नकार दें, वो इसके साथ चलना ही ना चाहें और वे रोड पे आ जाएं, प्रोटेस्ट करने लगें, दंगे फसाद भड़क जाएं। तो उन केसेस में क्या होगा? क्या हमें आज ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर वैसी स्थिति हाथ से निकल जाए जहां पे उसका शांतिपूर्ण हल ना दिखे और कुछ दंगे फसाद भड़क जाएं, तो हम उन चीजों को कैसे संभालेंगे, उन चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे हम उनको कन्विंस करेंगे ड्राइवर्स के उस ग्रुप को जो इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते और वो हिंसक हो गए हैं, वो बहुत गुस्से में है। हम उस ग्रुप को कैसे संभालेंगे? एक ग्रुप तो हो सकता है कि शायद नई ट्रेनिंग करके कुछ नया रोजगार पाने के लिए सहमत हो जाए, लेकिन एक हिस्सा हो सकता है जो कहें कि ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ही नहीं, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और हिंसक हो जाएं। उन्हें कैसे संभालेंगे? तो जो ड्राइवरलेस कार्स हैं, ड्राइवरलेस कार्स का एक फायदा यह भी है कि जब वो ड्राइवरलेस कार, मान लीजिए अब क्योंकि उसको ड्राइवर की जरूरत तो पड़ती नहीं है, वो कहीं भी खुद अपने आप आ जा सकती है। तो अगर आप कोई कार खरीदते हैं और उस कार को अगर आप मान लीजिए चलाते हैं, सुबह ऑफिस जाने के लिए चलाते हैं, तो आपको 1 घंटा सुबह कार चाहिए, अब आपको 1 घंटे के लिए शाम को कार चाहिए, तो दिन के जो 8-10 घंटे है उसमें वो कार खड़ी हुई है पार्किंग में। वो कार अगर कोई और बुक करता है तो वो वहां टैक्सी उसके लिए यूज हो जाएगी। वो कार जो है, जैसे ओला उबर से आज आप अपनी जो है वो टैक्सी बुक करते हैं, अगर कोई और बुक करेगा उस प्लेटफॉर्म पे वो गाड़ी है तो वो उस सवारी को लेने चली जाएगी, उस सवारी को घुमाएगी, फिराएगी, छोड़ेगी। शाम को आपने उस पे इंस्ट्रक्शन डाल रखी है कि शाम को 5 बजे गाड़ी जो है वो मुझे चाहिए, तो वो आके आपके ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाएगी, आप उसमें बैठेंगे, घर चले जाएंगे। तो आपको ये भी देखना है कि जो आज एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ओला है, उबर है, या इस तरह की हैं, जो लोग वहां से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ ड्राइवर ही जो है वो इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो कोई अपना एक साइड हसल के तौर पे इस ओला उबर में काम कर रहा है, जो एक नौकरी के साथ एक और चीज कर रहा है एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए, उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। वो एक अलग ग्रुप हो गया जिसे आपको संभालना पड़ेगा। बोलने का मतलब यह है कि जब आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से शुरू किया ड्राइवरलेस कार्स, और जब आपने उसको तोड़ना शुरू किया छोटे छोटे पीसेज में फर्मी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग प्रिंसिपल्स के तहत, तो आप पाएंगे कि अब ये मसला ड्राइविंग लेस कार्स का नहीं रह गया है। ये मसला जो है वो एक सामाजिक तौर पे एक बहुत ब्रॉड मसला हो गया है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अगर इसके पक्ष में होंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके विपक्ष में भी होंगे। और अगर हमें लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सड़कों पे आए और लोगों के इससे जाने बचे और समय बचे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे इन डिफरेंट ग्रुप्स को जो इसकी फेवर में है या इसके अगेंस्ट हैं, उन्हें कैसे डील किया जाए, उनके लिए कौन सी भी, उनको कन्विंस करने के लिए क्या किया जाए, या उनके रोजगार पे फर्क ना पड़े, उनको क्या ऐसा किया जाए कि वो अपने और अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण चलता रहे, उनका परिवार सड़कों पे ना जाए। तो ये तो हुई बात नंबर 2 कि आपने प्रॉब्लम्स को छोटे पीसेस में जब तोड़ा तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई।
तीसरी बात आती है हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी। कि देखिए, जब तक तो बात प्योरली एक टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तक रहती है, तब तक तो चीजें काफी संभली रहती हैं, क्योंकि आप किन्हीं और चीजों के साथ डील नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही आपकी उस समस्या में जो है वो इमोशंस आना शुरू हो गए, जैसे कुछ ड्राइवर्स जो हैं उसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, कुछ हिंसक हो गए हैं, किसी की रोजी रोटी पे लात लग रही है, जब वहां पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे फियर, एंगर, डिस्गस्ट और इस तरह की चीजें, जैसे ही वहां पे इमोशनल इन्वॉल्व होने लगते हैं किसी चीज में, किसी समस्या में, तो वो समस्या नहीं रहती, वो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। अब यहां पे इस कॉम्प्लेक्स इमोशनल जो स्थिति है उसको डील करने के लिए एक नैरेटिव जो है वो कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को जो है वो तैयार करना पड़ेगा, और उन्हें देखना पड़ेगा कि किस ग्रुप को किस तरह से जो है वो सहमत किया जाए, कन्विंस किया जाए कि वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। अब जब आप कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के जो हैं वो सेफगार्ड्स करेंगे, तो इन सारे प्रोसेसेस में जो है वो बहुत ज्यादा कैओस जो है वो इन्वॉल्व रहता है, बहुत ज्यादा उधेड़-बुन हो जाएगी सारी चीजों में। तो इसलिए अब जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है ऑर्गेनाइज द कैओस। अब जितना भी ये उधेड़-बुन या उठापटक मचेगी इस कॉम्प्लेक्सिटी को हल करने में, अब लास्ट स्टेप आता है कि आप उस सारी उठापटक को, उस सारी उधेड़-बुन को आप एक चीज में उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। ऑर्गेनाइजेशन से वो एक लीनियर, एक बहुत ही सरल लगने लगती है, उसका उपाय जो है वो सबको समझ आ जाता है, वो प्योरली टेक्निकल और इस तरह की चीजें नहीं रहती हैं। वो एक आम जनमानस को, समाज को, जिसमें हर दर्जे का दिमाग का व्यक्ति है, वो उसे समझने लगता है, उस समस्या को समझने लगता है, और उसे जब वो सॉल्यूशन सामने दिखाई देते हैं तो उन सॉल्यूशंस को भी समझता है। तो जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में जो केओस हो गया है उसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल साफ साफ हो जाएंगी। यहां ऑर्गेनाइज होने के बाद आप देखेंगे कि एक क्लैरिटी जो है वो पनपने लगेगी। इस लेवल पे आके आपको क्लैरिटी मिलेगी। ज्यादातर केसेस में हम सोचते क्या है कि थिंक क्लियर करने का मतलब है कि हमें किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से ना गुजरना पड़े, हमें डायरेक्ट एक सॉल्यूशन पता हो। देखिए, डायरेक्ट एक सॉल्यूशन कभी नहीं होता। जो सॉल्यूशंस हमें सरल दिखते हैं वो सरल होते नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी और व्यक्ति ने उन पे काम किया होता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया होता है। हाँ, दूसरी बार वो समस्याएं तब आपके लिए वो आसान होंगी, फिर आप उनके काफी नजदीक होंगे, तब आप काफी क्लैरिटी के साथ जो है वो डिसीजन ले पाएंगे, उन समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी समस्या को एनरिको फर्मी की तरह फर्स्ट टाइम ही फेस कर रहे हैं, तो आपको वो इतने प्रोसेसेस में तोड़ के जब तक आप उस समस्या को हल नहीं कर लेते और उनको उस कैओस को मैनेज नहीं कर लेते, उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते, तब तक आपके लिए जो है वो समस्या बनी रहेगी। अब आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सबसे सेफ और पोल्यूशन लेस वे है मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करने का। बहुत सारे देश आज दोबारा से न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या पहले कभी ऐसा सोचा गया था? जिस वक्त एनरिको फर्मी इस पे काम कर रहे थे उस वक्त कोई नहीं सोच रहा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक असलियत भी होंगी, या वो हमारे लिए इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, और वो इतना चीपेस्ट माध्यम होगा और इतने बड़े पैमाने पे पर्यावरण को खराब किए बिना वो इतना बेहतर उपाय जो है एक हो सकता है। इसी तरह से मैं यहां पे ड्राइवरलेस कार्स आए या ना आए इस चीज की वकालत नहीं कर रहा हूं। यहां पे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं और क्लियरली थिंक कैसे किया जाता है, किसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है, इस प्रोसेस को ही डिस्कस करने के लिए ये ड्राइवरलेस कार्स का जो है एक एग्जांपल लिया गया, ताकि चीजें जो है एग्जांपल से रियल लाइफ में चीजें कैसे वर्क करती हैं ये थोड़ा सा समझ आ जाए। तो अगर आप भी किसी समस्या से
ग्रस्त हैं और उसके बारे में सही सही सोचना चाहते हैं, आप क्लियर थिंकिंग करना चाहते हैं। देखिए, क्लियर थिंकिंग एक आदत है, अगर आप उसे डाल लेंगे और एक दो बार क्लियर थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो आपको एक दो बार करने में जो है वो थोड़ी सी मुसीबत होगी, लेकिन जैसे ही आपकी वो एक आदत में आ जाएगा कि प्रोसेस आपका थिंकिंग का क्या है, जब वो डेवलप हो जाएगा तो आपको वो क्लियर थिंकिंग करना जो है वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा। आप हमेशा क्लियर थिंकिंग ही किया करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्लियर थिंकिंग करना। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ पाए कि क्लियर थिंकिंग रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियोज में किस तरह से क्लियर थिंकिंग जो है वो की जाती है और कैसे हम सॉल्यूशंस को काफी ज्यादा जो है वो साफ साफ देख पाते हैं कि किसी समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन एनी गिवन सिचुएशंस। तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं। आशा है आपको लिए ये कुछ फायदेमंद साबित होगा और इसी तरह के किन्हीं और टॉपिक्स के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।